नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था का भारत निर्वाचन आयोग। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि निर्वाचन आयोग क्या संवैधानिक निकाय हैं, और यदि संवैधानिक निकाय हैं तो इसका उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ कर रखा है, इसके अध्यक्ष और इसकी संरचना क्या है, इसके अध्यक्ष और सदस्य की संख्या क्या है, फिर इसके कार्य और इसकी शक्तियाँ, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अंत में हम ये भी बात करेंगे कि परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, और क्या हाल ही में सुर्खियों में रहने का इसका क्या कारण रहा है, और कौन कौन से नवीन सुधार भी किए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। तो भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग ये एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय से तात्पर्य है कि इसका संविधान में उल्लेख हैं तो कहाँ पर है? अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 324 के तहत ये एक संवैधानिक और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ये डेट आपको याद रखनी है, 25 जनवरी 1950। इस समय इसकी सदस्य संख्या उस समय यह एक ही थी, अध्यक्ष ही होता था। फिर आगे बढ़ते हैं तो एक समिति का गठन होता है, और उस समिति की सिफारिश पर ही इसे बहुसदस्यीय बनाया जाता है। तो पहले एक समिति थी जिसका नाम था तारकुंडे, याद रखना है नाम आपको, तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति ने ये कहा था कि इस आयोग को बहुसदस्यीय बनाया जाए। इसने सिफारिश की थी 1975 में। 75 में इस समिति ने सिफारिश की थी, जिसका नाम था तारकुंडे समिति, और इसी समिति की सिफारिश को मानते हुए पहली बार 1989 याद रखना है आपको, और आप लिखना चाहे तो साथ साथ में लिख भी सकते हैं। 1989 में आयोग को पहली बार बहुसदस्यीय बनाया गया। बहुसदस्यीय तात्पर्य था कि यहाँ पर 1+2 यानी कि एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, ये यहाँ पर संरचना बनाई गई। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने 1990 में, मैं यहाँ पर इसलिए डिलीट कर रहा हूँ कि वापस लिखने के लिए पेज नहीं है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं। तो 1989 में यहाँ पर इसे बहुसदस्यीय बनाया गया, लेकिन 1989 में, और 1990 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा कि यहाँ पर एक आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और इसे वापस एक सदस्य बना दिया। यहाँ पर अध्यक्ष ही सब कुछ था। फिर एक समिति आती है जिसका नाम है गोस्वामी समिति, और गोस्वामी समिति ने, नाम लिख सकते हैं आप, गोस्वामी समिति ने 1993 में सिफारिश के आधार पर इसको पुनः बहुसदस्यीय बना दिया गया, 1+2। यहाँ पर एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। तो इस बात का भी उल्लेख हमारे संविधान में कर रखा है कि 324 के अनुसार आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में निर्वाचन आयुक्त होंगे। यहाँ पर आपको इस बात पर गौर देना है कि आयोग में एक मुख्य न्यायाधीश, अपन बात कर चुके हैं, एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में निर्वाचन आयुक्त। ये जो 2 की संख्या है ये राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कार्यों के आधार पर। तो इसके बारे में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो कितने अन्य निर्वाचन आयुक्त मनोनीत करता है या नियुक्त करता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसकी नियुक्तिकर्ता कौन है। अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपको याद रखना है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं सिंपल, कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त। फिर इनका कार्यकाल है 6 वर्ष का कार्यकाल और 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु। इससे तात्पर्य है कि यदि व्यक्ति जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्य कर रहा है, वो 6 वर्ष के लिए वहाँ पर नियुक्त होता है, और यदि उसी दौरान वो 65 वर्ष की आयु भी प्राप्त कर लेता है 6 वर्ष से पहले,
तो पहले भी उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है कि जो भी पहले हो, इनमें से दोनों में से जो भी पहले शर्त लागू होगी वहाँ तक उसका कार्यकाल होगा। और योग्यता के बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है। इसको आपको याद रखना है कि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन होता ये है कि सामान्यतः आईएएस अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। जो यूपीएससी एग्ज़ाम देकर निकलते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। जो आईएएस कहलाते हैं वो उनको नियुक्त किया जाता है। ये है उनकी योग्यता। फिर है उनको हटाया कैसे जाता है, क्योंकि नियुक्त किया तो उसे हटा भी सकते हैं। तो हटाने का वही विधि है जो अनुच्छेद 124, यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि से, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में बात कर रहे हैं, को उसी विधि से हटाया जाता है जिस विधि से अनुच्छेद 124(4) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी कि उसी विधि से, जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस विधि से हटाया जाता है उसी विधि से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है आपको। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। तो विधि कौन सी है उसके बारे में हम जब न्यायाधीश के बारे में बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के टॉपिक पर, तब हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। अभी आपको सिर्फ यही याद रखना है कि अनुच्छेद 124(4) के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस विधि से हटाया जाता है उसी विधि से हटाया जाता है। और यदि आपको परीक्षा में पूछा जाएगा तो भी वहाँ पर ऐसी ही लाइन दे रखी होगी। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हमें विधि अभी बताई नहीं, मैं आपको जब सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक करवाऊँगा तब बताऊँगा। फिर है अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो अन्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जाए? अन्य निर्वाचन आयुक्त को जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जब ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिफारिश करेगा किसको? राष्ट्रपति को, तब उसको हटाया जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के तहत किसे हटाया जाएगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। और जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा तब अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। फिर है आयोग के कार्य। आयोग के कार्य क्या है? वैसे आप सभी को पता ही है, सामान्य तौर पर ये चुनाव करवाता है और राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, चुनावों का संचालन करता है, नियंत्रण करता है और निरीक्षण अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है वहाँ पर, ताकि वो उनका निरीक्षण कर सके। और प्रादेशिक आयुक्त, जैसे कि हम देखते हैं यूपी, अभी हालिया यूपी, मणिपुर, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, यहाँ पर चुनाव हुए, तो यहाँ पर अपने खुद के एक निर्वाचन राज्य का भी एक निर्वाचन आयोग होता है जिसमें एक निर्वाचन आयुक्त होता है। तो उनकी नियुक्ति भी इन्हीं के द्वारा की जाती है। तो चलिए पढ़ते हैं आयोग के कार्य। आयोग का कार्य है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। निर्वाचन क्षेत्र है उनका परिसीमन, जैसे कि स्थानों का आवंटन और सीटों का आवंटन, किस तरीके से उनका विभाजन किया जाए। तो हमारे संविधान में परिसीमन जो किया जाता है वो निर्वाचन आयोग का कार्य है। और ये अनुच्छेद 82, याद रखना है आपको, साथ साथ में अनुच्छेद 182 में परिसीमन का उल्लेख है। फिर है निर्वाचन नामावली। जैसे हम देखते हैं कि हमारा यहाँ किसी अन्य व्यक्ति जो 18 साल का हो चुका है और वो अपना वोटिंग लिस्ट में नाम डलवाना चाहता है, और जब वो रजिस्टर करवा के आता है तो वो नामावली किसके द्वारा तैयार की जाती है? वो नामावली इसी के द्वारा तैयार की जाती है। फिर आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता। अब आदर्श आचार संहिता को लागू करवाता कौन है? तो यही निर्वाचन आयोग, ये निर्वाचन आयोग ही आदर्श आचार संहिता लागू करवाता है। फिर आप कहेंगे कि आदर्श आचार संहिता होती क्या है? तो आदर्श आचार संहिता वो होती है जो चुनावों को व्यवस्थित तरीके से करवाने के लिए एक नियम बनाए जाते हैं। उन नियमों पर ही वो नियम राजनीतिक पार्टियां उनका पालन करते हुए चुनाव में भाग लेकर चुनाव संपन्न होते हैं। फिर है राजनीतिक दलों को मान्यता। अब राजनीतिक दल हैं उनको मान्यता कौन देगा? तो ये मान्यता भी इसी आयोग द्वारा दी जाती है। चुनाव चिन्ह, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है, जैसे कि पार्टियों के चुनाव चिन्ह होते हैं। फिर है चुनाव की तिथियाँ। अब चुनाव की तिथियाँ जैसे कितने चरणों में होंगे, कब कब होंगे, उसका निर्धारण भी यही करता है, उसकी घोषणा भी यही करता है कि कौन कौन सी तिथियों को चुनाव होने हैं। फिर है निर्वाचन का संचालन। निर्वाचन कैसे संचालित करना है, उसको नियंत्रित कैसे करना है, निरीक्षण करना है, वो सब कार्य भी इसी के होते हैं। फिर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्रादेशिक, जैसे कि यूपी
हालिया यहाँ पर इलेक्शन हुए तो वहाँ पर भी अपने एक राज्यों के आयोग हैं, राज्यों के निर्वाचन आयोग हैं, तो उनके भी तो कोई मुख्य अधिकारी होंगे, तो उसे कहते हैं प्रादेशिक आयुक्त, और उनकी नियुक्ति भी इस आयोग द्वारा ही की जाती है। फिर है संसद सदस्यों की योग्यता के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देना। संसद के सदस्य होते हैं जिनको हम कहते हैं सांसद, और उनकी योग्यता के संबंध में, यानी कि यदि वो अयोग्य साबित होते हैं चुनाव के दौरान, तो राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं कि ये अयोग्य हैं और ये चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उस संबंध में भी इनके कार्य हैं। राज्य विधानमंडल के सदस्य की योग्यता के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। यदि संसद की केंद्र की बात करें तो राष्ट्रपति को परामर्श देगा, और राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं तो उसकी योग्यता के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। फिर अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं कि अनुच्छेद 324 के तहत यह राष्ट्रपति व राज्यपाल का दायित्व है। राष्ट्रपति और राज्यपाल, केंद्र के चुनाव हो तो राष्ट्रपति का होगा, और राज्यों के हो तो राज्यपाल का दायित्व होगा कि आयोग को चुनाव करवाने हेतु प्रशासनिक तंत्र मुहैया कराए। यानी कि जैसे लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, और चुनाव करवाने के लिए प्रशासन तो चाहिए, और उसी प्रशासन को राष्ट्रपति और राज्यपाल मुहैया कराता है, उनका दायित्व है। फिर चुनाव से संबंधित समितियाँ, तो चुनाव से संबंधित समितियाँ हैं संयुक्त संसदीय समिति, जिसका गठन 1971-72 में हुआ था, तारकुंडे समिति जिसका 1975-74 में हुआ था, फिर दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में, फिर बोरा समिति 1993, इंद्रजीत समिति 98, तनखा समिति। इसको आप याद रखना है, पूछा जा सकता है कि तनखा समिति का संबंध निम्न में से किससे है, तो आपको याद रखना है कि निर्वाचन आयोग से। फिर है JS वर्मा समिति। तो ये थी कुछ मुख्य समितियाँ जिसके बारे में आपको मिलान के रूप में भी प्रश्न मिल सकते हैं, और सीधा भी मिल सकता है कि निम्न में से ये समिति किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है। इसमें महत्वपूर्ण समिति है तारकुंडे, दिनेश गोस्वामी और तनखा समिति। ये 3 समिति आपको याद रखनी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पूछी जा सकती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो अब कुछ बिंदु हैं जिस पर हम बात करेंगे। अब ये है कि ये एक संवैधानिक तंत्र है, संवैधानिक निकाय है, तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान अनुच्छेद 324 में है। लेकिन भाग कौन सा है? तो भाग है 15। याद रखना है, आपको भूलना नहीं है, भाग है 15। इस भाग 15 में अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। आपको लिखना है कि अनुच्छेद 324 से 329 तक, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं कि ये संवैधानिक निकाय, ये मैं आपको बता चुका हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है, और सदस्य संख्या इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि निर्वाचन आयोग चुनाव कौन से करवाता है? तो निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है राज्य विधानमंडल, सांसदों के, आपको याद रखने के लिए, सांसदों के चुनाव यानी कि संसद के। फिर हैं राज्यों के, तो विधायकों के चुनाव, वो भी यही करवाता है, विधायकों के चुनाव वो भी यही करवाता है। 2 अन्य चुनाव हैं जो भारत निर्वाचन आयोग ही करवाता है, और वो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव भी यही करवाता है। तो 4 चुनाव हैं जो ये करवाता है। फिर आप कहेंगे तो राज्यों में जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं या शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, वो कौन करवाता है? तो वो चुनाव करवाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। आपको याद रखना है कि वो चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, इसका कार्य है राज्य में पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव करवाना। इसमें महत्वपूर्ण है कि नोटा, आपके माइंड में एक और क्वेश्चन भी आना चाहिए कि नोटा क्या होता है? नन ऑफ द एबोव, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका पहली बार कब प्रयोग किया गया? तो
तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार चुनाव आयोग द्वारा की गई थी कि अगर मतदाता पत्रों या ईवीएम में एक विकल्प ऐसा बनाओ जिसमें उपयुक्त में से कोई नहीं का प्रावधान हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार किया गया था। और मतदाता किसी भी उम्मीदवार को न चुनते हुए मत डालने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सके। यानी कि यदि कोई व्यक्ति अपने मतदान का प्रयोग करना चाहता है लेकिन वोट किसी को नहीं देना चाहता है तो उसके लिए भी विकल्प होना चाहिए। इस प्रावधान को 2013 में छत्तीसगढ़ कहाँ पर? छत्तीसगढ़। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH छत्तीसगढ़, आपको याद रखना है, शॉर्ट में लिखा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, MP, मिजोरम, MJ, मिजोरम, दिल्ली, DLH, दिल्ली, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ दिल्ली। फिर है राजस्थान, RJ। तो राजस्थान की विधानसभा में आम चुनाव में लागू कर दिया गया। कब किया? 2013 में। फिर आगे बढ़ते हैं तो आप कहेंगे कि कौन से ऐसे मतलब अन्य सुधार किए गए, तो वो हम देखते हैं। वीवीपैट। कौन सा? वीवीपैट। ये वीवीपैट होता क्या है? ये एक ईवीएम मशीन जो होती है, ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इससे जुड़ी होती है। तो इसमें जब हम वोट डालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन पर जब हम पॉइंट को प्रेस करते हैं तो बीप की आवाज़ आती है। जब बीप की आवाज़ आती है तो हम जैसे ही वीवीपैट पे देखते हैं तो वहाँ पर जिस उम्मीदवार को हमने वोट दिया है उसका नाम, उसका चुनाव चिन्ह और उसका क्रमांक वो बताते हैं। तो ये एक सत्यापन मशीन है जिसके द्वारा वोट देने वाला ये जान सके कि मैंने जिस व्यक्ति को वोट दिया है क्या उसी को वोट गया है। तो इसलिए वीवीपैट का प्रयोग किया गया। अब वीवीपैट का प्रयोग कब किया गया था पहली बार? तो पहली बार इसका प्रयोग 2013 में नागालैंड राज्य के, याद रखना है आपको, नागालैंड राज्य के एक विधानसभा क्षेत्र था वहाँ का, जिसका नाम था नौकाशैन। क्या? नौकाशैन, याद रखना है आपको, नौकाशैन विधानसभा क्षेत्र में इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। और 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में आयोग में उम्मीदवारों का 20,000 के ऊपर का खर्च कैशलेस किए जाने का भी प्रावधान किया। ये एक चुनाव सुधार के द्वारा किए गए कार्य है। फिर हम देखते हैं तो निर्वाचन आयोग में जो महत्वपूर्ण समिति है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। चुनाव आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, तो महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे उनका नाम है सुकुमार सेन। ये भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त हैं और इनका कार्यकाल ही सर्वाधिक समय तक रहा। फिर दूसरा सवाल ये बनता है कि प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन रही है? तो उनका नाम है VS रमा देवी। फिर अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है सुशील चंद्रा जो है वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वर्तमान में। अब एक बात यह है कि यदि किसी एग्ज़ाम में पूछ ले कि भारतीय निर्वाचन आयोग कब तक एक सदस्य था, तो वो था 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1990 तक निर्वाचन आयोग जो था एक सदस्य था। फिर उसके बाद में 1+2 हो गया, एक अध्यक्ष और 2 अन्य आयुक्त। चूँकि हमारे निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी को हुई, तो इसीलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। फिर आपके माइंड में ये भी आना चाहिए कि राज्य दल या राष्ट्रीय दल जो बनते हैं उन्हें कैसे बनाया जाता है। तो उनके कुछ बिंदु है, उनको फॉलो करना होता है और जैसे ही उनकी पूर्ति होती है तो उन्हें भारत का निर्वाचन आयोग जो है राष्ट्रीय दल और राज्य दल की मान्यता दे देता है। तो राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए पहली बात है कि कोई भी पार्टी या कोई भी जैसे कि कैंडिडेट उतारती है, नवीनतम जो दल होता है, जो नवीनतम
दल होता है वो अपने कैंडिडेट उतारता है, फिर वो कैंडिडेट चुनाव में कुल वैध मतों का 6% या तो वो 6% तथा लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त कर ले, या फिर वो कोई भी कम से कम जो 4 राज्य हैं वहाँ पर राज्य दल का दर्जा प्राप्त कर लें। और तीसरी शर्त है कि लोकसभा चुनाव की कुल सीटें जो हैं उनका 2% प्राप्त करना है या कम से कम 3 सीटों को प्राप्त करना होगा। तो इन प्रावधानों की जो पूर्ति करता है उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। और वर्तमान में कुल जो राष्ट्रीय दल हैं वो है 8। फिर आगे बढ़ते हैं राज्य दल की मान्यता। राज्य दल की मान्यता कैसे मिलती है, तो वो है वैध मतों का 6% और लोकसभा की प्रत्येक 25 सीटों पर 1 सीट प्राप्त करनी है। या तो आप ये शर्त पूरी कर लो या फिर ये शर्त पूरी कर लो, विधानसभा की कुल सीटें हैं उनका 3% प्राप्त कर लो या 3% तथा उसके साथ ही 3 सीटें प्राप्त करनी होगी, तो आपको राज्य दल का दर्जा मिल जाएगा। या फिर ये भी न करो तो आप ये शर्त पूरी कर लो, चुनाव में वैध मतों का 8%। कितना? 8%। यदि आप चुनावों में 8% वैध प्राप्त कर लेते हैं तो आपको राज्य दल की मान्यता मिल जाती है। फिर है चुनावी खर्च। अभी जो हाल ही में यूपी में जो चुनाव हुए, 5 राज्यों में चुनाव हुए, उनसे पहले ये सुधार किया गया कि जो लोकसभा में बड़े राज्य हैं उनके लिए प्रत्येक कैंडिडेट 95 लाख से अधिक खर्च नहीं करेगा। यदि करता है तो फिर उसके खिलाफ जो भी प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई होगी। फिर ये बड़े राज्यों के लिए और अन्य जो राज्य छोटे राज्य हैं उनके लिए खर्च की सीमा क्या है? 75 लाख। ये लोकसभा चुनाव के लिए। फिर है विधानसभा चुनाव के लिए, तो विधानसभा चुनाव के लिए बड़े राज्य उनकी खर्च की सीमा 40 लाख है, यानी कि एक विधायक 40 लाख से ज़्यादा चुनावी खर्च नहीं कर सकता। ये प्रावधान है। समय समय पर चुनाव आयोग सुधार संबंधी कार्य करता रहता है, तो उन्हीं में से ये अभी हालिया वर्तमान में किया गया है। और यदि आप जानना चाहें कि एक व्यक्ति कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक व्यक्ति यानी कि एक उम्मीदवार कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। और यदि आपको जानना है कि ये प्रावधान कहाँ पर है, तो चुनाव आयोग ने समय समय पर सुधार करते हुए एक कानून है जिसका नाम है जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951। आप सही से लिख देना इसको, 1951 है यहाँ पे, 1951। इस अधिनियम की जो धारा है वो धारा है 33। कितनी है? 33(7). इस धारा के अंदर ये प्रावधान है कि 2 से अधिक चुनाव क्षेत्रों से कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये है जो आपको याद रखना है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद।